स्टोरी दुनिया। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। रेखा के पति ने कुछ साल पहले शहर जाकर दूसरी शादी कर ली, जिसके बाद सावित्री ने अपने बेटे को घर से निकाल दिया और अब वो अपनी बहू और पोते के साथ रहकर दूध बेचने का काम करने लगी। लेकिन उनके इस काम से गांव में दूध बेचने वाले हरिया को काफी नुकसान होने लगा और एक रोज मौका मिलते ही उसने रेखा की गाय के चारे में दवाई मिला दी, जिसे खाने के बाद अचानक उनके 4 में से 3 गायें बीमार हुई और तीनों की मौत हो गई। अब उनके पास केवल एक गाय ही बची, वो भी शायद इसलिए क्योंकि उस दिन पेट भरने के कारण उसने वो चारा नहीं खाया था। फिर एक रोज अचानक खेलते खेलते मुन्ना बेहोश होकर गिर पड़ा। उसे अस्पताल ले जाया गया। देखिए, इसके दिल में छेद है और हमें जल्द से जल्द इसका ऑपरेशन करना होगा। आप 4 लाख जमा करवा दीजिए। 4 लाख? इतने पैसे कहाँ से आएंगे? ना जाने भगवान और हमारी कितनी परीक्षा लेगा। माँ जी, मैं कुछ भी करूंगी लेकिन अपने मुन्ना को कुछ नहीं होने दूंगी। बहू, मुझे लगता है अब वक्त आ गया है तुझे उस राज के बारे में बताने का। कैसा राज माँ जी? चलो मेरे साथ। ये एक शापित कुआं है जो कई सालों से बंद है। मेरी सास ने मुझे इसके बारे में बताया था। ये कुआं दूध का कुआं है। पहले इस कुएं से दूध निकलता था जिससे हमारे पूर्वजों की खूब कमाई होती थी, और फिर उनमें अहंकार भर गया और उन्होंने एक साधु का तिरस्कार कर दिया, जिस कारण साधु बाबा ने इस कुएं को श्राप दिया, जिसके बाद ये सूख गया। अब ये कुआं ही हमारी कुछ मदद कर सकता है। तभी उस कुएं से आवाज आती है, मैं फिर से कभी ना खत्म होने वाले दूध से भर जाऊंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें इस कुएं का श्राप खत्म करना होगा और अपनी किसी प्यारी चीज की बलि देनी होगी। तभी पीछे उनकी बीमार गाय खड़ी होती है जो उन सब की बातें सुन लेती है। वो भागते हुए आती है और उस कुएं में डूब जाती है। ये तूने क्या किया रज्जो? हमारी खातिर अपनी जान की बलि दे दी। लेकिन कुछ ही देर में वो गाय सही सलामत बाहर आ जाती है और वो कुआं फिर से स्वादिष्ट दूध से भर जाता है। इस गाय ने तुम्हारी खातिर जान की बलि लगाकर इस कुएं का श्राप खत्म कर दिया, लेकिन मैंने इसे जिंदा करके इसकी वफादारी का इससे इनाम दिया है। अब आज के बाद तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। तुम दोनों जितना चाहो दूध इस कुएं से निकालकर बेच सकते हो और अब ये कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन हां, एक बात हमेशा याद रखना, अपने उन रुपयों का कभी घमंड मत करना। ये सुनकर दोनों सास बहू बहुत खुश होती हैं। फिर 10 दिन के अंदर ही उन्होंने मुन्ना का इलाज एक बड़े अस्पताल में करवाया और अब वो खूब कमाई करने लगी। उनके दूध के व्यापार से हरिया का काम पूरी तरह ठप हो गया और वो उस गांव को छोड़कर शहर मजदूरी करने चला गया। लकड़ी के चूल्हे पर जो खाना बने उसकी बात ही कुछ और होती है, लेकिन आजकल तो गैस का जमाना है। लकड़ी पर भला कौन खाना बनाता है? लेकिन जो मजबूर है वो क्या ही करे। ऐसी ही एक कहानी है शीतल की। शीतल गांव की गरीब घर की लड़की थी। उसके माता पिता के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, इसीलिए वो हमेशा से चाहते थे, हमारी जिंदगी तो खत्म होने को है, लेकिन हमारी बेटी शीतल को अच्छी जिंदगी मिलनी चाहिए। हाँ, मैं शीतल की शादी शहर के किसी अमीर घर में करवाऊंगा। शीतल की पूरी जिंदगी आराम से बीतेगी। लेकिन किसी किसी को अमीरी और सुख इतनी आसानी से मिलते नहीं है। शीतल उनमें से ही एक है। खैर, बहुत कोशिशों के बाद शीतल की शादी शहर के एक अमीर घर में हो गई। उसके पति का नाम प्रफुल्ल था और उन लोगों का फैमिली बिजनेस था। प्रफुल्ल और उसका बड़ा भाई महेंद्र दोनों मिलकर फैमिली बिजनेस चलाते थे। उनकी माँ जानकी देवी बहुत ही गुस्से वाली औरत थी। पहले ही दिन जानकी देवी ने शीतल से कहा, देखो छोटी बहू, मुझे पता है कि तुम गरीब परिवार से हो। पता नहीं तुम्हारे घर में क्या होता था। हमारे यहाँ हर रोज दोपहर और रात को 10 तरह के पकवान बनते हैं। जी माँ जी। तुम्हें वो खाना बनाना होगा, बना लोगी ना? जी माँ जी। शीतल रसोई में चली गई।
वहां उसकी जेठानी कोकिला इंतजार कर रही थी। दीदी, हमें क्या क्या बनाने हैं? हमें नहीं बेवकूफ, तुझे बनाने हैं। ये ले लिस्ट और काम पर लग जा। मैंने बहुत खाना बनाया है, अब से खाना बनाने की जिम्मेदारी तेरी है। शीतल के हाथों जिम्मेदारी सौंपकर कोकिला आराम करने चली गई। शीतल अपने मायके में लकड़ी का चूल्हा इस्तेमाल करती थी, लेकिन यहाँ गैस था। पहले तो शीतल को थोड़ी सी दिक्कत हुई, लेकिन कुछ ही मिनट में उसने अपने आप को संभाल लिया और 2 घंटे के अंदर बहुत सारा खाना बनाकर टेबल पर रख दिया। जानकी बहुत खुश हुई। अरे वाह बहू, तुमने बहुत कम समय में खाना बना लिया। बड़ी बहू तो खाना बनाने में बहुत समय लगा देती थी। ऊपर से खाना बहुत स्वादिष्ट भी था। जानकी और प्रफुल्ल दोनों शीतल की तारीफ करने लगे। वाह शीतल, मानना पड़ेगा, तुम्हारे हाथों में जादू है। अब लग रहा है कि तुम्हें इस घर की बहू बनाकर एक अच्छा काम किया है। शीतल को लगने लगा कि अब उसके नसीब में सिर्फ सुख और खुशी ही है, लेकिन उसे नहीं पता था कि जानकी के मुंह से उसकी तारीफ सुनकर उसकी जेठानी मन ही मन जल रही है। बहुत तारीफ कर रही है बुढ़िया, बस इस बुढ़िया की मौत हो जाए, उसके बाद मजा चखाऊंगी सबको। कोकिला और महेंद्र ने सारा प्लान पहले ही तैयार करके रखा था। 1 महीने बाद अचानक से जानकी की तबीयत पूरी तरह से बिगड़ गई और उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। जानकी की मृत्यु हो गई। महेंद्र और कोकिला इसी पल का इंतजार कर रहे थे। वो दोनों प्रॉपर्टी और बिजनेस हड़पने के लिए फेक कागजात तैयार करके ही बैठे थे। जानकी के अंतिम संस्कार के तुरंत बाद महेंद्र ने प्रफुल्ल से कहा, प्रफुल्ल, माँ ने सब कुछ मुझे लिख दिया है। अब से हमारा बिजनेस, ये घर, सब कुछ मेरा है। ये सुनकर प्रफुल्ल की रूह कांप उठी। अब ये क्या कह रहे हो भैया? माँ ने ऐसा कब किया? तुम झूठ बोल रहे हो। अच्छा, झूठ बोल रहा हूं तो फिर ये क्या है? महेंद्र ने फर्जी कागज दिखाया। प्रफुल्ल ने कहा, ये फर्जी है, आप झूठे हो। ठीक है, फर्जी है तो कोर्ट में केस करके वापस ले ले सब कुछ। तब तक इस घर से बाहर निकल। महेंद्र और कोकिला ने प्रफुल्ल और शीतल को घर से निकाल दिया। प्रफुल्ल को समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये हुआ क्या है। शीतल, ये क्या हो गया? हम तो रास्ते पर आ गए, अब क्या होगा? केस करने के लिए पैसे चाहिए, लेकिन बैंक अकाउंट भी तो भैया के नाम पर है। आप चिंता मत कीजिए जी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा शीतल? सब कुछ बर्बाद हो गया, हम रहेंगे कहाँ, खाएंगे क्या? प्रफुल्ल पूरी तरह से टूट गया। उसे गरीबी की आदत नहीं थी, लेकिन शीतल तो बचपन से गरीबी में ही जी रही थी। वो प्रफुल्ल को लेकर शहर के मेन रोड के पास वाली बस्ती में रहने लगी। शीतल, आज तुम ना होती तो मेरा क्या होता? मैं तो मर ही जाता। ऐसा ना कहिए जी, मैं आपको मरने नहीं दूंगी। रुक जाइए, मैं कुछ खाना बनाती हूँ। खाना बनाने के लिए चावल दाल कुछ तो चाहिए, वो सब कहाँ से मिलेगा? बस्ती के गरीब लोग अमीरों के जैसे खुदगर्ज नहीं होते हैं, उनसे सब कुछ मिल जाएगा। मुझे लकड़ी का चूल्हा जलाने की आदत है। आप बैठिए, मैं सब कुछ करती हूँ। लेकिन खाना बनाओगी कैसे? यहाँ तो गैस सिलेंडर नहीं है। शीतल ने लकड़ी का चूल्हा बना लिया और फिर उस चूल्हे पर दाल चावल और आलू का चोखा बना लिया। अरे वाह, स्मेल तो बहुत अच्छी आ रही है। प्रफुल्ल ने पहला निवाला मुंह में दिया तो उसके होश उड़ गए। दाल चावल इतने स्वादिष्ट बनते हैं, ये मुझे पता नहीं था। इसमें लकड़ी के चूल्हे की एक स्मेल है, जिसकी वजह से खाना और भी अच्छा लग रहा है। प्रफुल्ल ने दाल चावल और चोखा पेट भरकर खाया और फिर काम की तलाश में चला गया। कुछ महीने मजदूरी करने के बाद उसने कुछ पैसा जमा कर लिया और फिर एक वकील को बुला लिया। वो वकील प्रफुल्ल की झोपड़ी में आया और केस की बातें करने लगा। उस वकील की फीस सुनकर प्रफुल्ल ने कहा, वकील साहब, मैं अभी इतना पैसा तो नहीं दे सकता। फिर तो जीतना मुश्किल है। ठीक है, काम की बात तो होती रहेगी। वैसे वकील साहब, खाना खा लीजिए। शीतल ने वकील साहब को लकड़ी के चूल्हे पर बनाया हुआ मुर्गा खिलाया। खाना खाकर वकील इतना खुश हुआ कि वो मुफ्त में केस लड़ने के लिए राजी हो गया। उसने कहा, भाई वाह, ऐसा खाना मिलता रहेगा तो मैं मुफ्त के केस लड़ लूंगा। और भाभी, आप यहाँ क्या कर रही हो? आपको तो कोर्ट के बाहर होटल खोल लेना चाहिए, वहां इतना अच्छा खाना नहीं मिलता है। आप चलिए, मैं सारा बंदोबस्त कर दूंगा। वकील ने कोर्ट के बाहर होटल खोलने की परमिशन दिलवा दी। वहां लकड़ी का चूल्हा बनाकर शीतल खाना बनाने लगी। खाने की खुशबू सूंघकर आसपास से सभी वहां खाने के लिए आ गए। लकड़ी के चूल्हे पर बने हुए पकवान को खाकर सभी दीवाने बन गए और शीतल का होटल धूमधाम से चलने लगा।
कुछ ही महीनों में उसने बहुत सारा पैसा कमा लिया और होटल को बड़ा भी कर लिया। उन पैसों से प्रफुल्ल ने अपने